नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम हिंदी की सुप्रसिद्ध बहुचर्चित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी का अध्ययन करेंगे। कल की तासिका में हमने रचनाकार माधवराव सप्रे के व्यक्तित्व तथा उनके साहित्यिक योगदान के विषय में चर्चा की है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी के कथ्य तथा उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। कहानी के केंद्र में है एक जमींदार साहब तथा एक गरीब अनाथ विधवा महिला जो एक झोपड़ी में जमींदार साहब के महल के पास रहती है। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उन्होंने उस महिला से बहुत बार कहा कि वह अपनी झोपड़ी वहाँ से हटा ले, पर वह गरीब अनाथ विधवा महिला कई ज़माने से वहाँ बसी हुई थी। इसी झोपड़ी में उसके पति तथा इकलौते पुत्र ने भी अंतिम सांस ली थी। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उस महिला को अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के वह फूट फूट कर रोने लगती। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी झोपड़ी में रहते हुए बिताया था। सारे सुख दुख सभी इसी झोपड़ी में रहते हुए उसने अनुभूत किए थे। किंतु जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मानो मृतप्राय ही हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वह वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान जमींदार ने बहुत से प्रयत्न किए उस विधवा महिला को वहाँ से हटाकर उसकी झोपड़ी के स्थान पर अपने महल का हाता बढ़ाने के लिए, किंतु उनके सारे प्रयत्न निष्फल ही सिद्ध हुए, क्योंकि वह महिला किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन छोड़ने के पक्ष में नहीं थी। इसीलिए अब जमींदार साहब ने जमींदारी चाल चलते हुए वकीलों को मोटी रकम पकड़ाकर अदालत के माध्यम से झोपड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। जमींदार साहब की इस चाल के विरोध में वह विधवा कुछ भी न कर पाई और उस स्थान को छोड़कर पड़ोस ही में कहीं जाकर रहने लगी। यहाँ पर जमींदार साहब तथा उस अनाथ विधवा महिला के माध्यम से लेखक वर्गभेद का चित्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमींदार साहब उच्च वर्ग के प्रतीक हैं, तो वह अनाथ विधवा महिला निम्न वर्ग की प्रतीक है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि तभी उन्होंने देखा वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ फिर से आ पहुँची है। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उस महिला को यहाँ से हटा दो, पर वह महिला नौकरों के कहने पर भी वहाँ से नहीं हिली, बल्कि गिड़गिड़ाकर जमींदार साहब के आगे बोलने लगी कि महाराज, अब तो यह झोपड़ी आपकी हो गई है, मैं उसे वापस लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है,
जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि शायद वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। और उस महिला की बात सुनकर जमींदार साहब ने भी वहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दी, जिस स्थान पर वह महिला अपनी पोती के साथ रहा करती थी। जमींदार द्वारा एक गरीब बुजुर्ग महिला का शोषण इस कहानी में उभर कर सामने आया है। वह जमींदार जो अपने पैसों के बल पर, अपने अधिकारों के बल पर उस महिला का घर उसे छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधवा मिट्टी लेने के बहाने पुनः एक बार झोपड़ी के भीतर गई। जैसे ही वह भीतर पहुंची, उसे उस स्थान पर बिताई गई सारी बातों का स्मरण होने लगा और उन सुख दुख के अनुभवों को जो उसने कभी अपने पति के साथ, कभी अपने पुत्र के साथ, कभी अपनी बहू के साथ तथा इन सब के जाने के पश्चात अपनी पोती के साथ बिताए थे, वे सारे क्षण उसे पुनः याद आने लगे और उसकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने इस आंतरिक दुख को जो उसके मन के भीतर था, किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और उस टोकरी को हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर जमींदार साहब से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। अब वह महिला जमींदार साहब को कहने लगी कि वह कृपा करके इस टोकरी को उठाकर सिर पर धरने में उसकी मदद करे। उस महिला की इस बात को सुनकर जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह महिला बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई और अब की बार किसी नौकर से न कहकर वे स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, वैसे ही उन्होंने पाया कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर का है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न उठ पाई। जमींदार साहब लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जावेगी। जमींदार साहब की इस बात को सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, आप नाराज़ न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर इस महिला के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। अपने द्वारा किए गए कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस लौटा दी। इस प्रकार से यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी का अंत होता है। अंत में उस गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा कहे गए बातों के आधार पर जमींदार महोदय का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उन्हें अपने द्वारा की गई गलती का एहसास होता है और पश्चाताप की
अग्नि में जलने के पश्चात वे अपने द्वारा किए गए कार्य की क्षमा मांगते हुए उस महिला को उसकी झोपड़ी वापस लौटा देते हैं। इस प्रकार से एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी में वर्ग भेद का चित्रण करते हुए लेखक ने जमींदार द्वारा एक महिला के शोषण को भी चित्रित किया है। साथ ही कहानी के अंत में महिला के वचनों द्वारा, महिला की बातों द्वारा जमींदार के हृदय परिवर्तन को भी चित्रित किया है। अगली तासिका में हम वह सांप नामक अति महत्वपूर्ण कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।